हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। ये कार्यक्रम बिल्कुल अलग किस्म का है। इसमें कोशिश की गई है कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अलग अलग बड़े लोगों ने मीडिया स्टार वर्ल्ड से क्या कहा है वो आपके सामने एक जगह रखा जाए। इस फैसले पर बहुत से लोगों ने चिंता जताई है, कुछ ने राहत की सांस ली है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि अगर इस फैसले को नज़ीर बनाकर दूसरे मजहबी मकामात और मस्जिदों को निशाना बनाया जाए और आंदोलन चलाया जाए और उसे ढहा दिया जाए और आखिर में सुप्रीम कोर्ट से इसी तरह का फैसला ले लिया जाए, तो अगर ये चलन चला तो देश का आखिर क्या होगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड में हमारी पत्रकारिता का मकसद है कि खबर के अंदर की खबर को निकाला जाए और आम आदमी को बताया जाए सादा ज़बान में कि आखिर आपके चारों तरफ जो हो रहा है उसका उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। हमारी कोशिश रहती है कि आप तक सच्चाई पहुंच सके। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी खबर को चलाने से पहले खबर की तह तक जाता है, जिसकी वजह से आज आप सभी का मीडिया स्टार वर्ल्ड पर भरोसा बना हुआ है। खबर यह है कि 17 नवंबर को रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई अपने आखिरी दिनों में कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैसले करके गए हैं जिसमें अयोध्या का फैसला भी शामिल है और कोर्ट में कई सालों से फंसा हुआ था और उस पर राजनीति भी जमकर हो रही थी। इस आदेश में ये कहते हुए कि 1949 में मस्जिद में मूर्तियां रखा जाना गलत था, 1992 में मस्जिद का गिराया जाना भी गलत था, लेकिन ख़ास अधिकार इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 142 के तहत विवादित ज़मीन मंदिर को दी जाए और मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ ज़मीन अयोध्या में किसी भी उचित जगह पर दे दी जाए। इसी फैसले पर हमने कुछ जानकार लोगों की राय जानने की कोशिश की। इस फैसले पर उनकी क्या राय है, जिसमें कि हैरान कर देने वाले फैक्ट्स और नज़रिए हमारे सामने आए हैं। पहले हमने बात की सीनियर वकील महमूद प्राचा से। उनके भी कुछ बहुत ही अहम सवालात हैं जो उन्होंने उठाए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। इस जजमेंट को किस जज साहब ने ऑथर किया, किन जज साहिबान ने क्या क्या चीज़ों से एग्री किया है, क्या क्या चीज़ों से डिसएग्री किया है, वो कुछ इसमें बयान ही नहीं होता। किसी जज साहब की क्या कोई लिखने का तरीका दूसरा होना चाहिए था, क्या उन्होंने कुछ और सजेस्ट किया था, या पांचों के पांचों जज साहब ने कॉमा, फुल स्टॉप, वर्ड बाय वर्ड, पेज बाय पेज, चैप्टर बाय चैप्टर, सब चीज़ों पे जहन एक साथ चला था। जो मुद्दा ही सिर्फ ये रह गया क्योंकि हमारे कायम ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम और जस्टिस वर्मा का एक कोर्ट निकाल दिया, बट इट इज नॉट इनफेलेबल। सारी दुनिया की सब चीजें उसमें सब मर्ज हो गई। हमने ये कह दिया कि कोर्ट तासुब है और हमारा देश तासुबी है, सब लोग तासुबी हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ के बारे में महमूद प्राचा ने बताया कि क्या इस फैसले को देखने के बाद ये नहीं लगता कि पांचों जजों ने पूरे केस में एक ही तरह से सोचा और फैसला लिखा, कोई कॉमा और कोई फुल स्टॉप भी अलग नहीं हुआ। यानी ये देश के न्यायपालिका की तारीख में, हिस्ट्री में पहला मौका है कि 5 जजों ने एक फैसला लिखा है। आमतौर पर अलग अलग जज अलग अलग अपने फैसले देते हैं और उन फैसलों को जब इकट्ठा किया जाता है तब बताया जाता है कि मसलन अगर 5 जज हैं तो 3 एक तरफ हैं, 2 एक तरफ हैं, 4 एक तरफ हैं, 1 एक तरफ है, उसी तरह से उसका फैसला सुनाया जाता है। लेकिन ये बिल्कुल अलग किस्म का फैसला है जिसमें सभी ने एक ही तरह का फैसला लिखा है। ये बहुत ही सोचने समझने की बात है। या इस सब में कुछ और बात है। इसी बात को और गहराई से समझने के लिए हमने स्वामी अग्निवेश जी से भी बात की, जिसमें के और चौंकाने वाले तथ्य यानी फैक्ट्स सामने आए। उन्होंने ये तक कह दिया कि सरकार के इशारे पर चीफ जस्टिस पर एक महिला की तरफ से इल्ज़ाम लगाना असल में उन्हें ब्लैकमेल करने का तरीका था। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। अयोध्या का फैसला मुझे मंजूर नहीं है जी। इसलिए मंजूर नहीं है कि इसमें जो संविधान को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सामने रख के फैक्ट के ऊपर होना चाहिए था, ना कि फेथ के ऊपर, जो नहीं हुआ।
जो गलत काम करने वाले थे, जिसको खुद वो कह रहे हैं कि 49 में मूर्तियां अंदर खिसकाना गैर कानूनी था, जुल्म था। जी। मंदिर के नीचे और मस्जिद के नीचे जो खुदाई हुई उसमें कोई मंदिर का नहीं मिला जी। ASI का। फिर 1992 में जो तोड़ा गया वो गैर कानूनी था। जी। तो आपने किस मुंह से फिर गैर कानूनी काम करने वालों को सजा देने के बदले इनाम दे दिया? जी जी जी। सीधा सा सवाल जी, मेरा। जी, जी, आपका फैसला तो खुद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। जी। आप कोई आपस की लेन देन में लगे थे कि भाई इनको ये दे दो और उनको 5 एकड़ ज़मीन दे दो और ये दोनों अपना गुजारा कर लें। जी जी। ये कोई तरीका नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। जी। तो जो फैसला आया है हाँ। और उसके बाद जो मुसलसल और भी कुछ फैसले आए इन दिनों में, जी। इससे साफ ये नज़र आता है हाँ। कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज कर लिया। संविधान की रक्षा करने की आखिरी से आखिरी जो हमारे पास मुकाम है वो जी। सुप्रीम कोर्ट। जी जी। उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। हमारी उस बहन के मुद्दे को दरकिनार किया गया, दबाया गया, जी। जिसने आरोप लगाया था CGI के ऊपर, जी जी जी। बलात्कार तक के आरोप लगाए थे, जी। उसको कैसे तरीके से सरकार की मदद से हाँ। और उसको दबा दिया गया। जी जी। तो एक तरह से चीफ जस्टिस के ऊपर एक तलवार लटकाई गई जी जी जी। कि देखो ये आरोप लग गया है तुम्हारे ऊपर, ब्लैकमेल कर दिया उसको। जी जी। और फिर कहा अब ये सारे फैसले एक के बाद एक दो। ये वो वाला- बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल बहुत। मैं सही कह रहा हूँ। जी जी जी। मेरे मन में ये शक है हाँ हाँ। और ये सिद्ध होगा, जी जी। क्योंकि राफेल का मामला उनके पास पड़ा हुआ था, उसमें उन्होंने क्लीन चिट गवर्नमेंट को दे जो दिया। कुछ सरकार चाहती है वैसा ही सब कुछ हो रहा है। सबरीमला के ऊपर अपने फैसले को उलट करके कह रहे हम 7 जज बेंच करेगी। क्यों जी, करेगी भाई? जी। आप 5 जज बेंच बहुत बड़ी थी। जी जी। आपको तो कंटेंट में खींचना चाहिए था मोदी और अमित शाह को जी जी जी। कि तुम हमारे फैसले को क्यों नहीं लागू होने दे रहे जी जी जी। हैं? परंपरा के नाम पर हमने तो साफ दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत तो बड़ी ये बात है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो वक़ार था, वजूद था, उसको हल्का कर लिया। और ये जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। जी। यही रंजन गोगोई थे जो 4 जजेस के साथ बाहर उठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में एक। जी। इन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। जी 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 जी। आज आपने अपने काम से ये सिद्ध कर दिया कि सचमुच में आप खुद भी डेंजर हैं। आप उस डेंजर के साथ में हैं, आप उसी के साथ खड़े हैं। उसी के साथ खड़े हैं। तो ये है खतरा कि इलेक्शन कमीशन मैनेज हो गया, जी। RBI, CBI जी। और जिस का नाम लीजिए सबको मैनेज करते चले गए। मीडिया जो नेशनल मीडिया कहलाते उस सबको इन्होंने मैनेज कर लिया। तो जो स्तंभ होते हैं बड़े, हाँ। और तो वो सब के सब एक तरह से मैनेज होते होते आज ये मुल्क की हालत है जी। कि इस समय बस जो मोदी चाह रहे हैं, अमित शाह चाह रहे हैं, वो हो रहा है। और ये सचमुच में सबके लिए चिंता की बात होनी चाहिए। यह भी बहुत बड़ी बात है कि अगर स्वामी अग्निवेश का शक सही है तब आप समझ सकते हैं कि हम किन हालात में रहने पर मजबूर हैं, किन हालात में हम देश को देख रहे हैं। इसी तरह से सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के नेशनल सेक्रेटरी और मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट तस्लीम रहमानी ने कहा है कि अयोध्या फैसले से अब यह भी तय हो गया है कि अब तक डेमोक्रेसी के 3 पिलर तो पहले ही गिर चुके थे। आखिर में न्यायपालिका पर भरोसा था, अब वो भरोसा भी उठ गया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। गुजर चुके उस प्रोसेस से हम। देखिए, डेमोक्रेसी के 4 पिलर कहे जाते हैं। हाँ। तो ना लेजिस्लेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, मीडिया और अदलिया है और फिर मीडिया। जी जी जी। अब आप देखिए कि लेजिस्लेशन में RSS बैठा हुआ है जो एक फासिस्ट नजरिया है, सारी दुनिया जानती है। उसके कंट्रोल में पूरा डेमोक्रेटिकली उनके कंट्रोल में है। ब्यूरोक्रेसी बहुत पहले से रंगी हुई है। मीडिया का रुख आप देख ही रहे, सारा दुनिया देख रही है मीडिया का क्या रुख है। और ये लास्ट पिलर था डेमोक्रेसी का, जुडिशरी, जो 9 नवंबर 2019 को मैं ये कहता हूं गिर गया। तो ये चारों पिलर डेमोक्रेसी के गिर के सेफ्रोनाइज्ड हो गए हैं, फासिस्ट अगर हो गए हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि हिटलर के जमाने में हम दाखिल हो चुके हैं, उसके ऊपर कदम रख दिया है। अब तो उससे बाहर निकलने की बात है। अब वो चाहे जिस अंदाज से भी हो, बहरहाल हिटलर का वजूद बहुत लंबा चौड़ा अरसे तक नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा। हमको ये लड़ाई लड़नी है इस मुल्क में, पूरे उन्हीं दस्तूरी बुनियादों पे जिसे डिसमेंटल किया जा रहा है, कि हम इस दस्तूर को कायम रखते हुए इस हिटलर शाही से बाहर
निकलने की जद्दोजहद हमें करनी है। मुल्क था, मुल्क है, मुल्क रहेगा, एक टेम्परेरी फेस है, नुकसान पहुंचाएगा, शदीद नुकसानात होंगे, लेकिन मुल्क भी रहेगा, हम भी रहेंगे। जद्दोजहद का सेहरा पहले भी हमारे सिर बंधा था, अब फिर हमारी सिर बंध रहा चाहिए। और दिसंबर में ये हो गया, मस्जिद गिरी, और 2002 के गुजरात फसादात में भी उनका ये एक किस्सा है। दूसरा किस्सा ये है कि वही इजरायली एजेंसियां जो आज हिंदुस्तान के सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन को निगरानी कर रही हैं, वो आज पूरे के पूरे गल्फ में भी जी वो काबिज हो गई और वो खुल गया है। यानी सऊदी अरब और गल्फ की जो कंट्रीज है वो इजराइल के हाथों में खेल रही हैं। अब ऐसे में जब हमारे वजीर आजम गल्फ में जाते हैं तो उनको जो है वो बिन सुलेमान अवार्ड भी मिल जाता है, और इस किस्म के कुवैत यूएई से मिला है, कुवैत में भी मिल जाता है, सऊदी अरब में मिल जाता है। तो ये वो कनेक्टिविटी है कि उन्हीं ममालिक से वाबस्ता लोग जो हमारे मुल्क में मौजूद हैं, वो एनएसए की मीटिंग में बैठ के वो कहते हैं कि मिस्र अगर अपने आप को दुनिया की माँ कहता है तो हम कह सकते हैं कि हम दुनिया के बाप हैं। तो जो भारत माता कहने की जय वाले लोग हैं, वो भारत पिता की बात वो लोग कह रहे हैं जो इजराइल के हाथों में अब खेल रहे थे। इसी तरीके से जो दूसरी लीडरशिप है, यानी अब मुझे नाम नहीं लेना, लेकिन जो एनएसए साहब का इदारा है, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, 1995 से बना हुआ, उसकी कंसल्टेटिव कमेटी के रुकन हमारी बड़ी से बड़ी तंजीमों के सरबराह हैं। यानी 20 साल से उनके वो रवाबित एक दूसरे के साथ मौजूद हैं। तो फिर उम्मत तो पीछे रहेगी। ये एजेंसियों का कंट्रोल हमारी तंजीमों के ऊपर भी है, हमारे कायदीन के ऊपर भी है, जाहिर है कि उम्मत के ऊपर नहीं हो सकता। इसलिए नजरियाती फर्क है। भारत की डेमोक्रेसी और यहाँ की कम्युनल हार्मनी दुनिया भर में मशहूर थी, लेकिन जिस तरह एक खास सोच के लोग इस देश का सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने पर लगे हुए हैं, ये सब आपके सामने है। ये कार्यक्रम हमने आपके सामने इसलिए रखा है ताकि आपको 3 अलग अलग लोगों की बात एक साथ एक जगह मिल सके और ये भी अंदाज हो सके कि न्यायपालिका के बारे में देश में क्या सोचा जा रहा है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।